हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास अपने आधुनिक कालखंड में द्विवेदी युग को महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो द्विवेदी युग से संबंधित जो है दोस्तों, जैसे हम लोग टॉपिक वाइज अपने महत्वपूर्ण प्रश्नावली को हल कर रहे हैं, उससे संबंधित यह 5वीं क्लास है। तो जैसे कि देखिए, परसों की क्लास में महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और कथन उक्ति वगैरह सब मैंने आप लोग को कराया, और कल की क्लास में आप देखेंगे कि ज़्यादातर रचनाओं से ही संबंधित था, उसमें असंगत कथन को छांटना था। और आज की क्लास एक तरीके से मिक्सचर होगी, जिसमें आप लोग को कथन, रचनाएं सब कुछ मिलेगा। तो यह भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जितना मैंने आप लोग को द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया है दोस्तों, ये मान के चलिए, अगर उतना आप प्रश्न भी अच्छे से हल कर ले रहे हैं तो आपका द्विवेदी युग से जो भी अगर प्रश्न आएगा, क्योंकि आधुनिक कालखंड का जो है टॉपिक है, ठीक है, तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो अच्छे से जो है दोस्तों मन लगा के पढ़िए। छोटी ही वीडियो होती है, ज़्यादा लंबी होती नहीं कि दिक्कत हो, ठीक है। अगर जैसे छत पे टहल रहे हैं या कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो आराम से ईयरफोन लगाइए और सारा जो है दिमाग में एकदम कंठस्थ होता जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट में देखिए, ऐसा तो है नहीं आप लोग द्विवेदी योग देखिए पहली बार पढ़ रहे हैं, सब लोगों ने पढ़ा है, लेकिन होता क्या है कि प्रैक्टिस सेट लगाने से रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की क्लास में। पहला प्रश्न है कि हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य, यानी कि हल्दी घाटी एक प्रबंध काव्य है। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा है राम नरेश त्रिपाठी, चौथा है श्याम नारायण पांडे। तो हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। अब आप लोग को ये तो याद रखना है, ये इनकी है रचना। अब श्याम नारायण पांडे की जो है दोस्तों एक और है जो बहुत बार पूछी जाती है, क्या है वह? जौहर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ जौहर। देखिए, नहीं भी अगर समझ में आ रहा होगा तो मैं बोल रही हूँ ना, जौहर। इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1945, ठीक है। श्याम नारायण पांडे की 2 रचनाएं हैं, हल्दी घाटी और जौहर। क्लियर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है? ये सब देखिए कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं, ये रचनाओं पे नहीं होते, ये कॉन्सेप्चुअल। इसके लिए हमें हमेशा विशेषता को पढ़नी होती है किसी भी टॉपिक की। इसीलिए जो है दोस्तों कोई भी टॉपिक में पढ़ाने से पहले आप लोग को उसकी प्रवृत्तियों के बारे में बताती हूँ, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है कौन? पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, चौथा है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, जगन्नाथ दास रत्नाकर राष्ट्रीय चेतना के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। ये भी देखिए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न है। आज की क्लास जो है दोस्तों, इसलिए मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट, ये एक तरीके से मिक्सचर क्लास है। इसमें रचनाएं और जैसे कि पंक्तियाँ और कुछ कवि विशेषज्ञ भी हैं ना किसी चीज़ में, तो उससे संबंधित भी आज के प्रश्नावली में शामिल है। तो इसमें पूछा है कि द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। तो पहला है साकेत, दूसरा है प्रिय प्रवास, तीसरा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, चौथा है गया प्रसाद शुक्ल शनेही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये तो इजी प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छदम नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? पहला है ऑप्शन त्रिशूल, दूसरा है भुजंग भूषण भट्टाचार्य, तीसरा है हनुमान और चौथा है अनाम दास, ठीक है। इसमें पूछा है महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छदम नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में छापते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भुजंग भूषण भट्टाचार्य। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों ये प्रश्न है, एकदम आप लोग जो है इसको रट जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहाँ है? हाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से द्विवेदी मंडल का कवि कौन सा नहीं है? ये तो मैं जैसे बताती हूँ आपको, हर युग के कवियों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, साथ में ये भी याद रखना है कि किस मंडल के हैं किस मंडल के नहीं हैं, ठीक है।
तो पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तीसरा है मुकुटधर पांडे, चौथा है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो ये जो है बाकी मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी मंडल के हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न, ये सब कॉन्सेप्चुअल बेस है। आज की क्लास में सब मिक्सचर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया। पहला है वैदेही वनवास, दूसरा है कृष्णायन, तीसरा है प्रिय प्रवास, चौथा है उद्धव शतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास को तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य माना ही जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ब्रजांगना विलाप। ठीक है, यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवित्तों पर आधारित है ये रचना। ठीक है, और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इसमें है कि प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष 1914, सर्ग 17 होते हैं। इसमें जैसे कि कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सब्जेक्टिव टाइप का मैं आप लोग को कराऊंगी हर एक कवि के बारे में द्विवेदी मंडल के। ठीक है, जैसे मैं पहले कराती थी। तो इसमें प्रश्न है कि द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न शायद रिपीटेड है, इसके पहले मैं ये कराई हूँ, बट ठीक है। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है सत्यनारायण कविरत्न, तीसरा है श्रीधर पाठक, चौथा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यनारायण कविरत्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। पहला है भारत भारती, दूसरा है यशोधरा, तीसरा है द्वापर, चौथा है साकेत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या है इसमें कि 1931 साकेत। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि साकेत किसका है, मैथिली शरण गुप्त जी का है। ठीक है, द्वापर का प्रकाशन वर्ष क्या है 1936 ईस्वी है। भारत भारती का है क्या है, भारत भारती का 1912 है। ठीक है, यशोधरा का 1932 है। ये सब आप लोग प्रकाशन वर्ष भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है। भ्रमर गीत परंपरा का, अच्छा प्रश्न है ये भी। पहला ऑप्शन है साकेत, दूसरा है प्रिय प्रवास, तीसरा है उद्धव शतक, चौथा है भ्रमर दूत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों साकेत। क्लियर। अगला प्रश्न है कि कश्मीर सुषमा, इंपॉर्टेंट रचना है यह, नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक या मुकुटधर पांडे। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा श्रीधर पाठक। क्लियर। अब अगला प्रश्न है कि रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। पहला ऑप्शन है छायावादी, दूसरा है रीति मुक्त कवि, तीसरा है स्वच्छंदतावादी कवि, चौथा है रहस्यवादी कवि। तो स्वच्छंदतावादी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ग्राम नाम से हिंदी के किस कवि ने किया था। तो ये भी आप लोग जानते ही होंगे, श्रीधर पाठक जी हैं। वैसे तो इनके द्वारा अनुदित कई जो है काव्य कृतियाँ हैं, जैसे कि डेजर्ट विलेज तो है ही, ट्रैवलर है, ऋतु संहार है, हर्मिट है, शेफर्ड एंड फिलोसफर है। ये सब आप लोग को मैंने कल कहा था ना कि इसको याद कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त कृत नाट्य रचना है। तो पहला है तिलोत्तमा, दूसरा है जयद्रथवत, तीसरा है चित्राधार, चौथा है द्वापर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तिलोत्तमा। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था। जगन्नाथ दास रत्नाकर पहला ऑप्शन, दूसरा है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, तीसरा है श्रीधर पाठक, चौथा है मुकुटधर पांडे। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्लियर। अगला प्रश्न है कि सुकवि नामक पत्रिका
सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता था? पहला है रायदेवी प्रसाद पूर्ण, दूसरा है रामचरित उपाध्याय, तीसरा है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, चौथा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। तो सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता था? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखा करते थे? पहला ऑप्शन है शंकर, दूसरा है त्रिशूल, तीसरा है स्नेही, चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा त्रिशूल। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैसे ये छायावाद का कहाँ से टपक गया भाई ये प्रश्न। चलो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिखा द्विवेदी युग से टच में है, तो रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना? पहला ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, दूसरा है लोचन प्रसाद पांडे को, तीसरा है श्रीधर पाठक को, चौथा है रूपनारायण पांडे को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के जो ये कवि हैं इनको छायावाद का प्रवर्तक माना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि इसमें कृतियां दी हुई हैं और कवियों के नाम हैं, ये मिलान वाले प्रश्न हैं दोस्तों। तो ठीक है, देखते हैं। विष्णुप्रिया, हिमकिरीटनी, परशुराम की प्रतीक्षा और हिंडोला दिया हुआ है, तो मिलाते हैं हम लोग इनमें से कौन किसकी रचना है। तो विष्णुप्रिया का हो जाएगा मैथिली सड़क गुप्त, इसके रचनाकार हैं हिमकिरीटनी के माखनलाल चतुर्वेदी हैं, परशुराम प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और हिंडोला जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। क्लियर दोस्तों। फिर अगला प्रश्न क्या आ गया भाई, एक मिनट। हाँ, अगला प्रश्न है कि इतिवृत्तात्मकता इनमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है? तो इतिवृत्तात्मकता ये भी मैंने आप लोग को बताया है, और इतिवृत्तात्मकता क्या है मैंने आप लोग को जो है दोस्तों बताया हुआ है। तो ये जो है द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है, और भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता क्या था? समस्या योगीन। ठीक है, तो समस्या पूर्ति। फिर अगला प्रश्न है कि द्विवेदी योगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? तो रोज़ ही मैं जो है आप लोगों को बताती हूँ कि द्विवेदी युग या हम लोग कौन सा जो है पढ़ रहे हैं, जागरण सुधार काल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नव जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग काव्य का अन्य नाम। ठीक है, अब ये देखिए इधर ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है नंदुलारे वाजपेयी, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र, चौथा है डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, इन्होंने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। अगला प्रश्न है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है और मतलब उसका मूल दर्शन सार्ववाद है, यह किसकी परिभाषा है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सुमित्रानंद पंत, तीसरा है राम कुमार वर्मा, चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा महादेवी वर्मा। क्लियर। अब इसको मैंने कैसे याद किया था दोस्तों, जैसे ये दिया हुआ है ना कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। अब मैंने इसको कैसे याद किया था पता है, बस ये देखिए ये जीवन का उद्गीत याद कर लिया था कि ये जब आ जाएगा छायावाद की जब परिभाषा दी होगी आगे और ये उद्गीत दिखेगा तो वो महादेवी वर्मा का लगा देना है। अब आप लोग भी अपना कोई कीवर्ड इनमें से खोजिए या किसी प्रकार से, क्योंकि ऐसे ही देखिए याद होने वाला है कथन वाले प्रश्न। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।